बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है कि जीवों के बीच में विभिन्नताएं, और बायोडायवर्सिटी तभी आएगी जब जीवन आया होगा। और हम तभी जानते हैं कि जो पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति जो है 4.6 बिलियन ईयर्स एगो हुई होगी, और तकरीबन 3.2 बिलियन ईयर्स एगो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है इवॉल्व हुआ होगा, चाहे वो कोइसरवेट्स के फॉर्म में हो, चाहे कोई भी माइक्रोब के फॉर्म में। लेकिन वैसे विभिन्नताएं नहीं आ सकती, उसमें मल्टीप्लिकेशन होता रहा होगा, एक जीव से दो जीव बनते रहे होंगे। लेकिन जब विभिन्नताओं की हम बात करते हैं, जब विविधता की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पे इट इज अ रिजल्ट ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जो कि साधारण जीवों में भी होता है, जिसको बैक्टीरिया वगैरह भी कहते हैं, और उसके साथ साथ हम लोगों में भी होता है। जो बॉटनी के होंगे स्टूडेंट, जो जूलॉजी के होंगे, उन्होंने क्रॉसिंग ओवर का नाम सुना होगा। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो उसी के साथ हम वर्तमान समय में देखें तो इतनी विविधताएं हमारे पास आ चुकी हैं। अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए अगर हम देखें तो वर्तमान समय में पूरा विश्व इस बायोडायवर्सिटी को लेकर के काफ़ी परेशान है, संकट में है, और खासकर जो मानव प्रजाति है उसको बचाने के लिए निरंतर प्रयास भी कर रहा है। और इसी संदर्भ में एक गोल रखा गया जिसको हम लोग कहते हैं एजेंडा 2030, ठीक है, दैट इज, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 2015 में वो स्टार्ट किया गया। इसमें 17 गोल थे। हम कुछ के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, जैसे गोल 14 और गोल 15। अगर हम इसमें देखें तो जो गोल 14 है वह भी बायोडायवर्सिटी को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइफ बीनीथ वाटर, मतलब पानी के अंदर जो जीव हैं उनकी विभिन्नताओं को लेकर के ये बातें करते हैं। किस सेंस में करेंगे आगे हम देखते हैं। इसी तरीके से जो 15 है लाइफ ऑन लैंड, इस पृथ्वी के ऊपर, भूमि के ऊपर जो जीव हैं उनकी विभिन्नताओं की बात करेंगे और उनके उपयोग को कैसे हम किया जाए उसके बारे में बात देखते हैं। 13 और 11 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 13 जो है वो क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है। मतलब अगर हमारे आसपास जो जीवों में तारतम्यता है, जो विभिन्नताएं हैं, अगर वो डिस्टर्ब होती हैं तो हमारा क्लाइमेट उससे प्रभावित होगा। और साथ ही साथ जो 11 की बात कर रहे हैं दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, किस फॉर्म में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने को लेकर बात करें तो यहाँ पे भी अगर हम बिना सोचे समझे विकास की दौड़ में आगे बढ़ते चले जाएंगे तो बायोडायवर्सिटी का क्षरण होता चला जाएगा। तो इसी को लेकर के जरा हम देखते हैं कि आगे हम क्या कर रहे हैं। तो बायोडायवर्सिटी के बारे में हमने कहा कि क्या है, दो या दो से अधिक जीवों में जो विभिन्नताएं हमको दिख रही हैं वो हो सकती हैं। जैसे हमारे सामने सर बैठे हुए हैं, बड़े स्मार्ट से दिख रहे हैं, ठीक, और उनके आगे अगर मैं देखूं मैं हिपोपोटामस जैसा दिख रहा हूँ। हम सभी क्या है, मानव है, होमोसेपियंस है, और एक ही स्पीसीज में हम यहाँ देख रहे हैं वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो इस तरह की जो विभिन्नताएं होती हैं वो जेनेटिक लेवल पे होती है। आप कुत्तों को देखते होंगे, बहुत तरह की वैरायटीज आपको दिखाई देती हैं, लेकिन सभी क्या है, जीनस एक ही है, स्पीसीज एक ही है। उसी तरीके से दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में विभिन्नताएं होती हैं, उसको हम स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात करते हैं। और इसी तरीके से लैंडस्केप लेवल पे या इकोसिस्टम लेवल पे बात करते हैं। जैसे सहारा का रेगिस्तान है, क्या हम उसको कंपेयर कर सकते हैं अपने गंगेटिक प्लेन से? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमें उसमें अंतर दिखाई देता है, ठीक है। तो इस तरह की जो विभिन्नताएं हो लैंडस्केप लेवल पे, उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। और एक ग्राफ आपको या फिगर दिख रहा होगा यहाँ पे, तो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म हमारे इस अर्थ पे कितनी मात्रा में है उसका टेंटेटिव एक फिगर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो अपनी बायोडायवर्सिटी को हमें क्यों बचाना है, ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि निश्चित तौर पे हमारी जो बायोडायवर्सिटी है वो अनेक क्षेत्रों में हमें बचाने का काम करती है। तो इसके ऊपर बहुत हम बात यहाँ पे नहीं करेंगे। तो देखा जाए कि जो बायोडायवर्सिटी है वो क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इकोसिस्टम फंक्शनिंग एंड स्टेबिलिटी की बात करते हैं। इकोसिस्टम फंक्शनिंग मतलब यहाँ पे वो सभी सिस्टम जो हमारे इस इकोलॉजी को बरकरार रखें या इकोसिस्टम को चलाते हो, चाहे किसी फॉर्म में हो सकते हैं, वो वाटर साइकिल के फॉर्म में हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल के फॉर्म में हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है। एनवायरमेंटल सर्विसेज, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण
वाटर एक्ट या वाटर कंजर्वेशन एक्ट के नाम से भी जानते हैं, वाटर प्रिवेंशन एक्ट, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट, जो कि आजकल जितने भी हाइब्रिड क्रॉप्स हैं उससे रिलेटेड ये चीजें हैं। हमें कौन से क्रॉप को आगे प्रोसीड करना है या नहीं करना है उसको देखा जाएगा। हमारी जो कंट्री है इंडिया, ये इससे जुड़े हुए बहुत सारे जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं उनके साथ ये एसोसिएटेड हैं। उनके ये लिस्टिंग है, आप चाहें तो बाद में देख सकते हैं। कुछ एक दो इम्पॉर्टेंट है जिसमें साइट्स, जो कि अमेंडमेंट के बाद आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अमेंडमेंट के बाद उसके साथ है। आप लोग के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता होगा ये रामसार कन्वेंशन वगैरह क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज जो कन्वेंशन क्या है, ये सब चीज़ें अक्सर पूछी जाती हैं। तो ये सब उन्हीं से जुड़े हुए मामले, और इंडिया जो है यहाँ पे सिग्नेटरी है। मतलब कि ग्लोबल लेवल पे जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, वी आर बाउंड टू फॉलो देम। अब ऐसा नहीं है कि सभी लोग फॉलो करते हैं, हमारे पास कई ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जो कि जो यूनाइटेड नेशंस के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं या जो भी रूल्स हैं उसको वो फॉलो नहीं करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे भी इसके बारे में। तो हमने कहा कि हम लोग एक छोटे से सेक्शन के ऊपर बात करेंगे, तो मेन टॉपिक हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। अगर हम देखें एंशियंट टाइम में, तो जो एनिमल्स की हंटिंग है वो एक रॉयल जॉब के तौर पे लोग लेते थे। जो हमारे पुराने राजा महाराजा हुआ करते, जो बाद में ब्रिटिशर्स आए, वे सभी जो है इसमें वो इंजॉय करते थे हंटिंग को लेकर के, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है। और इसके पहले जो लॉज की हमने एक लिस्टिंग की थी, उसमें क्या था कि वाइल्ड बर्ड प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 1887 में आ चुका था इन ब्रिटिश इंडिया, अलॉन्ग विद दैट वाइल्ड बर्ड एंड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट 1912 और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, ये तीनों जो लॉज थे वो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे आ चुके थे। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन लॉज का फॉर्मली जो है इम्प्लीमेंटेशन कभी हुआ ही नहीं। जो मजबूत आदमी था उसके ऊपर लॉज, आज भी देख सकते हैं जो मजबूत है उसके ऊपर लॉ काम नहीं करता, लेकिन जो कमजोर हैं उनके ऊपर वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट होता है। तो कुछ चीजें ऐसी रही हैं वहां पे। और इंडिपेंडेंस के बाद अगर हम देखते हैं तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंतर्गत अगर हम देखें तो कुछ नेशनल हेरिटेज, जो नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं वो डेवलप हुई, और रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से हम डेवलपमेंट में काफ़ी आगे आने लगे। लेकिन ये डेवलपमेंट हमारे लिए काफ़ी नुकसान दे रहा है, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जहाँ पे जंगलों की बहुत ज़्यादा कटाई हुई। इसके साथ साथ हम देखते हैं हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड की अगर हम बात करें, जैसे जैसे एग्रीकल्चर लैंड जो है बढ़ता चला गया, डिफॉरेस्टेशन वहाँ पे होता चला गया है। और ये हमारी मजबूरी भी है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं किया जाना चाहिए। अगर हम एक्सपेंड नहीं करेंगे तो जस्ट एज्यूम व्हाट विल हैपन, क्योंकि जैसी इंडिया कंट्री है जहाँ पे मतलब 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, इसको खिलाएंगे क्या, कैसे खिलाएंगे। तो हमें कुछ ना कुछ समझौते करने पड़ेंगे। और इसके अलावा और भी कुछ फैक्टर्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जरा हम देखते हैं, उस पर बात करें। अलार्मिंग सिचुएशन हमको कहाँ दिखाई देती है, ये ड्यूरिंग 1960s का हमने एक डेटा लिया हुआ है आपके सामने। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो टाइगर की जो पॉपुलेशन थी वो 1990, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं 1900 के आसपास जो टाइगर की पॉपुलेशन थी वो 1 लाख हुआ करती थी। बट 1960 तक आते आते वो टाइगर की पॉपुलेशन 1 लाख से घट के अप्रॉक्सीमेटली 3000 रह जाती है। और हमारे बहुत प्रयास करने के बाद इंडिया, जिसमें कि लीडिंग रोल प्ले करता है, आज भी टाइगर की पॉपुलेशन 4000 नहीं हुई है थ्रू आउट वर्ल्ड, जिसमें कि ज़्यादातर टाइगर अभी इंडिया में ही है। एक दूसरा केस लेते हैं हम लोग, एशियाटिक लायन की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे भी क्या है कि उनकी तादाद बहुत तेजी से गिरती है। और उसके पीछे का रीजन हमने पहले बता रखा है कि पोचिंग या हंटिंग जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ जो इलीगल ट्रेड है, ठीक है, जो एनिमल्स हैं उनके जो पार्ट्स को बेचना है, ये सब चीजें जो है उनकी पॉपुलेशन को खतरे में डाल रही है। अब बात करते हैं कि वाई
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इंट्रोड्यूस होता है, तो पहले हमने बात किया जो इसके पहले के लॉज थे, चाहे फॉरेस्ट एक्ट 27 की बात करते हैं या उसके पहले की, वो स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो समस्या थी। इसके साथ साथ एक सीवियर वाइल्ड लाइफ क्राइसिस जो आ रही थी ड्यू टू पोचिंग या इलीगल ट्रेड, जिसकी वजह से हमने कहा कि जो एशियाटिक लायन हैं या जो टाइगर्स हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से गिर रही थी, अलॉन्ग विद दैट राइनोज हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से गिर रही थी, तो इसको भी ध्यान में रखा गया। और साथ ही साथ एक जो इम्पोर्टेंट चीज हुई है कि जो ग्लोबल लेवल पे इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया गया, और खासकर वो कंट्री अधिक आगे बढ़ करके आए जहां पे बायोडाइवर्सिटी उनकी कम है, तो वहां पे कुछ कह सकते हैं कि कुछ समझौते किए गए हैं, और उन समझौतों का दबाव भी इंडिया के ऊपर पड़ा है, जिसकी वजह से 1972 में ये एक्ट आता है, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जब 1972 में ये इंप्लीमेंट होता है, एट दैट टाइम जो एक स्टेट रहा है जम्मू एंड कश्मीर, वहां पे यह एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता है, और ये जो एक्ट है वो आकर के 31 अक्टूबर 2019 में इंप्लीमेंट होता है। इसके पीछे का एक कारण यह था कि यहाँ पे जो कहते हैं ना धारा 370 में कुछ संशोधन किया गया, उसको हटाया गया, तो उसके बाद ये इंप्लीमेंट हो पाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वहां पे प्रोटेक्शन नहीं था, वहां पे ऑलरेडी जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1978 जो कि प्रभावी था, उसके अंतर्गत वो सब चीजें काम होती थी। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्ट था, जिसमें किसी के लिए कोई भी गुंजाइश नहीं होती थी, बट इसमें कुछ ढील कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए दी गई, और खासकर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के जो जनजातियां थी, ट्राइबल कम्युनिटीज थी, उनको इसमें रिलीफ दिया गया कि कुछ हद तक आप इन वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। और वो इसलिए क्योंकि वहां पे एक जिम्मेदारी यह थी, एक एक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड प्रोटेक्शन एंड एबऑरिजिनल ट्राइब रेगुलेशन 1956, जो यह कहता है कि हमारी जो इंडिजिनस ट्राइबल पॉपुलेशन है उसको भी हमें बचाना है। तो अंडमान एंड निकोबार के कुछ पॉपुलेशंस को हम लोग ने यहाँ पे रखा हुआ है। इसमें एक नाम दिख रहा होगा, सेंटेनलीज, ये काफी प्रचलित जनजाति है, जो कि भारत का अंग होने के बावजूद भारत उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, वहां पे भारत का कोई भी कानून लागू नहीं होता। और ये वो जनजाति है, अगर आप वहां जाएंगे तो उनको ये नहीं देखना, उनको लगेगा कि हमारे ऊपर खतरा है और वो आपको एलिमिनेट कर देंगे। बहुत से लोगों ने वहां जाने का प्रयास किया, बहुत से अमेरिकन जो जर्नलिस्ट है वो वहां जाकर के मारे गए। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे भारत सरकार खुद अपने नागरिकों को मना करती है कि यहाँ पे जाना आपका प्रतिबंधित है। इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, कुछ उद्देश्य थे, उनके ऊपर बहुत हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, इनकी पूरी लिस्टिंग है, जिसमें एक दो नाम जरूर बात करेंगे कि प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, उसको बचाना है, हंटिंग को कंप्लीटली प्रिवेंट करना है, रोकना है, इसके साथ साथ कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज को जनरेट करना है, जिसमें कि नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो सकते हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं, एलिफेंट रिजर्व्स हैं, ठीक है, ये हो सकते हैं। कुछ इन चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए स्टैट्यूटरी बॉडीज का भी जिक्र किया गया, जिसका इस्टेब्लिशमेंट होता है बाद में, जिसमें कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, उसके अलावा स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है, और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये कुछ बोर्ड हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, बात करेंगे। हाँ, इस एक्ट में समय समय के साथ कुछ संशोधन होते हैं भारतीय संविधान में, जैसे अभी एक दो दिन पहले का मामला है, बिल गिर गया, तो 2/3 बहुमत के साथ कुछ चीज़ें बाद में संशोधन की गई थी। जैसे आर्टिकल 51A में ये कहा गया कि जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं उसको प्रोटेक्ट करना हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। आप ये नहीं कह सकते कि हम इसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो इसकी जानकारी बहुत लोगों को नहीं होती है। हम लोग सोचते हैं बस मर्सी ग्राउंड पे हम बात करते हैं कि नहीं हमें बचाना चाहिए, बट लीगल ग्राउंड पे अगर बात करें तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, अगर हम नहीं करते हैं तो वो गलत होता है, ठीक है। और इसके साथ आर्टिकल 48, यहीं पे मैं जिक्र कर रहा हूं
यह कहता है कि कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए बायोडाइवर्सिटी को लेकर के स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, एट दैट टाइम जो डिसीजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट होगा दैट वुड बी इफेक्टिव ओवर स्टेट गवर्नमेंट। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखा गया है, क्योंकि कभी कभी होता है कि कोई बायोलॉजिकल रिसोर्स किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा है तो सोचता है कि हम उसको एक्सप्लॉइट करें, बट एट द सेम टाइम हो सकता है कि वो बायोलॉजिकल रिसोर्स या वो ऑर्गेनिज्म दूसरे स्टेट में क्राइसिस में हो, इंडेंजर्ड कंडीशन में आ गया हो, तो ऐसी सिचुएशन में उसे वहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है। तो एक स्टेट कहेगा कि नहीं हमको तो मारना है भाई, तो ऐसी कंडीशन में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है एट दैट टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करती कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इसको उन्होंने कॉन्करेंट लिस्ट में ऐड किया। वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें 7 डिफरेंट चैप्टर्स विथ 66 सेक्शंस हैं, हम उनके ऊपर बात अभी नहीं कर रहे। हम लोग बात करते हैं कि जो इसके कंपोनेंट या स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं उसको अगर देखें तो इसमें 2 बॉडीज मेन होती हैं। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट से रेगुलेट होती है या उनके लिए है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिशा निर्देश देती है, दैट इज नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, और इसका जो चेयरपर्सन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। इसके अलावा जो दूसरी बॉडी है स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, और इसका जो चेयरपर्सन होता है चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट, जिस स्टेट में है उसका चीफ मिनिस्टर यहाँ पे होता है। इसके अलावा समय के साथ साथ इसमें तमाम तरह के और जो चीज़ें इनकॉर्पोरेट होती हैं, उसमें अगर हम देख रहे हैं कि टाइगर को बचाने के लिए अलग कंडीशंस हैं या क्रोकोडाइल को बचाने के लिए अलग प्रयास किए जा रहे हैं। जो एनिमल्स हैं उनकी किलिंग को रोकने के लिए आप देख सकते हैं कि क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की जाती है। तो ये चीज़ें एक साथ काम करती हैं और फाइनली ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट भी करती हैं। इसी के साथ अगर आप देखते हैं कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहाँ पे सेंट्रल का रिस्पांस नहीं आ रहा, एट दैट टाइम स्टेट ने अपने एक अधिकारी को नियुक्त किया होता है जो कि बहुत पावरफुल होता है, इज रिफर्ड एज चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, जो कि अपने विवेक से निर्णय ले सकता है कि उसे क्या करना है, उस जीव को बचाना है या नहीं। आगे देखते हैं कैसे। तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में 6 डिफरेंट शेड्यूल हुआ करते थे, उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। लेकिन इसमें आगे चल करके 2022 में अमेंडमेंट होता है, एक अमेंडमेंट बिल आता है जिसमें जो शेड्यूल्स हैं उनकी संख्या को 6 से कम करके 4 कर दिया जाता है। उनमें क्या क्या होते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। जो शेड्यूल 1 है उसमें आइकॉनिक टाइप के जो एनिमल्स हैं उनको रखा गया है। जो शेड्यूल 1 है वो एनिमल रिलेटेड एक शेड्यूल है। आइकॉनिक में हम यहाँ पे फिगर लगा रखे, जैसे टाइगर की बात कर सकते हैं, लायन है, एलिफेंट है, राइनोज हैं, ये सभी जो है आइकॉनिक एनिमल्स की कैटेगरीज में आते हैं। और इस शेड्यूल की खास बात यह है कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनिज्म है उनको पूरा प्रोटेक्शन दिया गया है, मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन वहाँ पे उनको दिया गया है। अगर हम उनको कोई थ्रेट करते हैं तो उसके लिए स्ट्रांग पनिशमेंट का प्रोविजन दिया हुआ है। वो क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो जो इनमें एनिमल्स रखे गए हैं, ऐसा नहीं कि बाई चॉइस रखे गए हैं, इनमें जो एनिमल्स रखे गए हैं उनकी IUCN के अकॉर्डिंग वो किस कैटेगरीज में आ रहे हैं इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। ऐसे सभी जीव जो कि इंडेंजर्ड कैटेगरीज में आ गए हैं या वो नियर टू एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, मतलब विलुप्त हो सकते हैं इस धरती पर से, तो इस तरह के जो जीवों के ऊपर विशेष ध्यान रखा गया है। अब पनिशमेंट की बात हम लोग कर रहे थे, तो ऐसे जीवों की बात अगर कर रहे हैं जहां पनिशमेंट क्या हो सकता है, तो शेड्यूल 1 में जिस जीव को अगर आप थ्रेट करते हैं तो पूरा अधिकार है इस एक्ट में कि आपको मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जाए। तो पहली बार अगर आप क्राइम करते हैं, मान लिया शेर है उसको मार देते हैं, या इस तरह के किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर आप मार देते जो कि शेड्यूल 1 में है, तो आपको 3 साल मिनिमम जेल होगी और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बेल भी नहीं मिलेगी, एक ये कंडीशन। दूसरी 10,000 से लेकर के 25,000 तक का जुर्माना इसमें था। लेकिन अगर आप इस क्राइम को रिपीट करते हैं तो आपकी सजा 7 साल तक हो सकती है, और जो पेनाल्टी है मॉनेटरी पेनाल्टी वो भी बहुत ज़्यादा हो सकती है, 25,000 से लेकर के 1 लाख तक हो सकती है। आज की डेट में तो जो अमेंडमेंट बिल है उसमें 1 लाख से ऊपर तक की सीमा निर्धारित की गई। इसके अलावा अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपके व्हीकल्स हैं, आपके वेपन्स हैं जिसके द्वारा आपने यह क्राइम किया है, वो सभी चीज़ें सीज कर ली जाएंगी। तो हम देखते हैं कि इस कैटेगरीज में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं या एनिमल्स आ रहे हैं। हम केवल लिस्टिंग किए हुए हैं, यहाँ पे मैमल्स की लिस्ट है
और इन लिस्ट में आप देख सकते हैं कि स्नो लेपर्ड आपको दिखाई दे रहा है, क्लाउडेड लेपर्ड है, ब्लैक बक काफ़ी फेमस हुआ है, यह भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, पेंगोलिन है, रेड पांडा आपको दिखाई दे रहे हैं, गैंगेटिक रिवर की जो डॉल्फिन्स है वो सब भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो ये सभी जो ऑर्गेनियम है जो कि मैमल्स हैं, बेसिकली दिस कम्स अंडर शेड्यूल 1। लाइक दैट कुछ बर्ड्स भी हैं जो कि इस शेड्यूल में रखी गई है, इनके नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें पीकॉक हम जानते हैं हमारा नेशनल बर्ड है, ये भी यहाँ है। तो हम जरा समझते हैं कुछ चीज़ों को लेकर के। रेप्टाइल्स में आप कोबरा को देख सकते हैं, घड़ियाल है, क्रोकोडाइल, ये ऑलिव रेडली सी टर्टल बहुत रेयर स्पीसीज है जो कि शेड्यूल 1 में प्लेस की गई है। इसी तरीके से कुछ फिशेस वगैरह भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो कि शेड्यूल 1 में प्लेस की गई। अब मुद्दे की बात करते हैं। हमने बहुत आसानी से देख लिया कि इस शेड्यूल में जो ऑर्गेनिज्म या जो एनिमल्स हैं उसके लिए ये पनिशमेंट हमारे पास है, लेकिन अगर हम देखें तो हम क्या कर रहे हैं। इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर कोई एनिमल है, उसका कोई पार्ट अगर आपके पास पाया जाता है जिसको रखने की परमिशन आपको गवर्नमेंट के द्वारा नहीं है या उसको लीगली आपने प्रोक्योर नहीं किया है, तो ऐसे केसेस में वो जो पनिशमेंट थे आपके ऊपर लागू होते हैं। हम लोग के घरों में सामान्यतः देख लेते हैं कि मोर वगैरह दिख जाता है, उसका पंख। अगर सरकार यह चाह ले और आपसे पूछ ले कि बताइए कि ये मोर के पंख आपको कहाँ से मिले हैं, क्योंकि जंगल में पड़ा हुआ एनिमल का कोई भी पार्ट वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं होती, वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है, तो आपको उन सभी पनिशमेंट को झेलना पड़ सकता है। इस तरीके से एक अच्छा सा एग्जाम्पल अगर हम देखें, यहाँ पे हम लोग के घरों में जो सेक्रेट चैंक या जो शंख होता है, यह शंख भी शेड्यूल 1 का ऑर्गेनिज्म है जिसकी तादाद भारत में बहुत कम हो चुकी है। और आज पहले तो लोगों को मिल जाता था शंख मार्केट में, लेकिन अगर अब देखें तो आपको मार्केट में शंख देखने को नहीं मिलता, और जो मिलता भी है वो वाया स्मगलिंग मिलता है। ठीक है, तो इसको भी रखने पे अगर कोई क्लेम करता है कि आपने इलीगली इसको अपने पास रखा हुआ तो आपको पनिशमेंट मिल जाएगा। और यही नहीं है, बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स वगैरह हैं जिनको आप मार दें तो 5 साल की सजा हो सकती है, जिसमें कुछ वेराइटीज बटरफ्लाइज की हैं। तो हमें ये चीज़ जानना होगा, और जानने के लिए ये हमारे गवर्नमेंट का भी एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि वो हमें जो इन एक्ट्स में लिखा हुआ है उस एक्ट्स में लिखी हुई चीज़ों को पब्लिक करना चाहिए, जिससे कि लोग अवेयर हो सके। कुछ केस स्टडीज यहाँ पे हैं जो कि बहुत कॉमन रहे हैं इंडियन हिस्ट्री में, जिसमें कि संसार चंद ट्रैफिकिंग केस है जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लेपर्ड को मार दिया जाता है, इलीगल स्मगलिंग होती है, ठीक है, इलीगल ट्रेड के लिए। मोनूनाथ केस है, यहाँ पे भी बंगाल टाइगर को मारा जाता है उनके नेल्स के लिए, उनकी खाल के लिए। नीरज बिश्नोई केस हैं जो कि राइनो को लेकर के हैं। रमेश स्वामी इवोरी केस है, हम इस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि ये सब नाम हमारे लिए अनसुने टाइप के हैं, तो हमारा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो कि इस केस में होते हैं और लोग हमेशा याद रखते हैं। इसी शेड्यूल से जुड़ा हुआ एक मामला था ब्लैक बक पोचिंग केस। एक फिल्म थी हम साथ साथ हैं, उसकी शूटिंग के दौरान सलमान खान एंड कंपनी जो है राजस्थान में शिकार करते हैं ब्लैक बक का और चिंकारा का, और उनको गिरफ्तार भी किया जाता है, उनके ऊपर पेनाल्टीज भी लगाई जाती हैं। वो पूरा शेड्यूल है, मतलब देखा जाए तो पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन दिक्कत ये है, हमने कहा ना कि जो लॉस तो हमारे पास हैं, लेकिन जो इफेक्टिव पर्सन्स हैं, जो मजबूत लोग हैं, उनके ऊपर थोड़ा उसको हम अच्छे से लागू नहीं कर पाते। सलमान खान साहब को उसमें जमानत भी होती है, उनको उसके बाद फिर से सजा दी जाती है, क्योंकि राजस्थान जो गवर्नमेंट है वो डिस्ट्रिक्ट के बाद हाई कोर्ट में जाती है, वहाँ पे उनको सजा होती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, वहाँ उनको बेल दे दिया जाता है। 2018 के बाद से अभी उस केस की एक भी सुनवाई नहीं हुई है। मजेदार बात यह है कि इस तरह के मामलों में आपको बेल मिलना बहुत मुश्किल काम है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये, लेकिन इसके बावजूद भी चीज़ें हैं। और बाद में ये हुआ कि कोई स्ट्रांग एविडेंस नहीं मिल रहा है और केस वहीं रफा दफा हो जाता है। रफा दफा नहीं है, अभी भी चल रहा है, उस केस का कोई नाम नहीं ले रहा। उसके साथ उनके और भी को एक्टर्स थे,
वो भी इन्वॉल्व थे। इसी तरह के एक केस की हम बात करें, जो पुरानी फिगर में आपने देखा होगा, सैफ अली खान साहब, उनके फादर भी सेम एनिमल ऑफेंस में पकड़े गए थे और उनके ऊपर भी केस चला। अनफॉर्चुनेटली उनकी गिरफ्तारी होने से पहले ही 2005 में वो केस आया था, 2011 में वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये चीज यहीं पे बंद हो जाती है। वो केस अभी बंद नहीं हुआ, लेकिन वो चले गए। साउथ के एक स्टार हैं मोहनलाल, उनके पास अचानक से एक टीम जाती है और मॉन्ड्री मामले में छापामारी करती है, लेकिन वहां पे उनको हाथी के दांत दिखाई दे जाते हैं। अब इसको लेकर के फिर केस होता है और उसमें बहुत तमाशे होते हैं। बाद में केरला गवर्नमेंट खुद अपने आप को पीछे खींच लेती है और जिस व्यक्ति ने, जिस फॉरेस्ट ऑफिसर ने स्ट्रांग एविडेंसेस के आधार पर यह केस फाइल किया था और सारा का सारा जो एलिगेशन है वहां से हटा लिया जाता है और उसके अगेंस्ट में ही थोड़ी सी कार्रवाई हो जाती है। और ये आज भी पेंडिंग मामला है जो हमने इनसर्किल कर रखा है। अगर आप पढ़ सकते तो पढ़ेंगे, नायाब चीजें हो जाती हैं कभी कभी। कुछ और मामले अगर देखें, साउथ में अगर देखा जाए तो जो टाइगर का जो नेल होते हैं, ठीक है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है और वो एक सिंबल होता है पावर का, स्ट्रेंथ का, करेज का और प्रोटेक्शन का, कि जो कि बुरी शक्तियों से बचाने का। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे एक्टर्स को आप लोग पहचानते भी होंगे, डिफरेंट साउथ इंडिया की मूवीज में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इन सबों के ऊपर भी केस हुए, लेकिन बाद में लोगों ने कह दिया कि ये नकली था, तो ऐसा था वैसा था करके वो मामले रफा दफा किए गए। सभी के पास क्या है, गले में लॉकेट है और वो पेंडेंट या वो जो लॉकेट है इट इज मेड अप ऑफ टाइगर नेल्स। तो ये टाइगर का कोई भी पार्ट जो है वो शेड्यूल 1 के अंतर्गत नॉन बैरल ऑफेंस में यहाँ पे आता है। इस तरह के शेड्यूल 2 की अगर बात करें तो शेड्यूल 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 ग्रुप बने हुए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। जो पार्ट 2 है उस ग्रुप में आने वाले जो भी एनिमल्स हैं उनको बिल्कुल शेड्यूल 1 जैसा ही प्रोटेक्शन दिया जाता है, लेकिन जो पार्ट 1 है उसमें थोड़ी रिलैक्सेशन हमको देखने को मिल जाती है। तो पार्ट 2 की अगर बात करें तो मिनिमम जो है 3 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट है, जेल होगी, मैक्सिमम 7 साल का हो सकता है, मिनिमम फाइन जो है 10,000 और दोबारा रिपीट करने पे जो फाइन है वो बढ़ जाती है। लेकिन पार्ट 1 जो है शेड्यूल 2 का वो थोड़ा सा लचीला है। इसमें भी अगर देखें तो बहुत तरह के मैमल्स वगैरह आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसे के कुछ बर्ड्स वगैरह हैं आपको अपने एरियाज में देखने को मिल जाती हैं। कुछ रेप्टाइल्स हैं जिसमें गो वगैरह हैं। यहाँ पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्नेक है जिसको कह रहे हैं सनबीम स्नेक। सनलाइट पड़ने पे वो मतलब रंग जो है उसका बदलता रहता है रेनबो की तरह। एम्फीबियंस में अगर देखें तो मालाबार ट्री टोड है। इसके अलावा खासी हिल टोड, इसके ऊपर बहुत चर्चा होती है। हाँ, इसको भी बचाने का प्रयास किया जा रहा है, स्मगलिंग बहुत होती है। शेड्यूल 2 में कुछ तितलियां वगैरह भी हैं, कुछ इंसेक्ट्स भी हैं, कुछ स्पाइडर भी हैं। आप सोच सकते हैं क्या, किसी कीड़े को, किसी मकड़ी को, किसी स्पाइडर को मार दीजिए, आप 3 साल के लिए जेल चले जाए। कैन यू इमेजिन? तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किसको मारना है, किसको नहीं मारना है, क्या करना है, उसका भी प्रोविजन दिया हुआ है। तो ये कुछ केसेस हैं, उसके बारे में बात हम नहीं करते हैं। शेड्यूल 3 यहां पे अगर हम बात करें तो इसमें कुछ ऐसे एनिमल्स को रखा गया है जिसको प्रोटेक्शन बहुत कम दिया गया है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रोटेक्शन कम है तो आप उसको मार सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो शेड्यूल 3 में जो आने वाले एनिमल्स हैं उसमें आप देख सकते हैं कि जो इंडियन फॉक्स है, ये आप देख सकते हैं कि ग्रे मंगूज अक्सर आप लोगों को इधर उधर देखने को मिल जाता है, वो सभी हैं। जो फ्रूट बैट हैं या फ्लाइंग फॉक्स जिसको कहते हैं, चमगादड़, वो सभी इसी कैटेगरी में आ रहे हैं। इंडियन हेयर इस कैटेगरी में है। शेड्यूल 4 भी इसी से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें बहुत ही कॉमन एनिमल्स रखे गए हैं। कौन कौन से एनिमल्स हो सकते हैं? जो हाउस रैट वगैरह हैं या छछूंदर हैं, कौवे वगैरह हैं, गौरैया है, ये सभी एनिमल। तो यहाँ पे जो पनिशमेंट का लेवल है वो एक्सट्रीमली लो है। वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे जो उस एक्ट के अंतर्गत जो जज वहाँ बैठेगा वो क्या निर्णय आपके अगेंस्ट में लेना चाहता है, उसको लेना है या नहीं लेना है। तो पनिशमेंट का लेवल यहाँ पे देख रहे हैं बहुत कम है।
मैक्सिमम जो पनिशमेंट होता है 1 साल से 3 साल तक हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनिज्म कौन सा था। फाइन हो सकती है या दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अगर बार बार आप ये ऑफेंस करते हैं तो सजा बढ़ सकती है। नेक्स्ट शेड्यूल जो है शेड्यूल 5, यह एक इंपॉर्टेंट शेड्यूल होता है जो कि ह्यूमन बीइंग को एक राइट देता है कि आप अपनी सुरक्षा में किसी भी एनिमल को मार सकते हैं। बेसिकली इसमें लिस्टिंग की गई है कुछ ऐसे एनिमल्स की जिनको हम लोग कहते हैं वर्मिन कैटेगरीज। वर्मिन कैटेगरीज में वे एनिमल्स आते हैं जिनको ये माना जाता है कि ऑल दीज एनिमल्स कैन हार्म ह्यूमन बीइंग इन एनी वे, चाहे वो डिजीज स्प्रेड करने के मामले में हो सकता है, वो काटने के मामले में हो सकता है, डायरेक्ट हार्म करने के मामले में हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के जो एनिमल्स हैं उनको कैटेगराइज किया है इन वर्मिन कैटेगरीज, जिसमें कि उन एनिमल्स को मारने के लिए किसी भी तरह के परमिशन की जरूरत हमको नहीं होगी। तो आप किसको मार सकते हैं, आप बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कौवे हैं, चूहे हैं, चमगादड़ हैं, और मच्छर, मक्खी और कॉकरोच को तो आप अक्सर मारते करते हैं। तो यहाँ पे आपको मारने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अब मामला ये आता है कि कभी कभी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन डेवलप हो जाती है जहाँ पे ऑलरेडी हायर शेड्यूल के जो एनिमल्स हैं उनको मारने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो पहले उनको डिक्लेयर करना होता है कि वह वर्मिन है। जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में, बिहार के ज़्यादातर जिलों में, या कुछ दिल्ली से सटे हुए जो एरियाज हैं वहाँ पे जो नील गाय है उसका आतंक अधिक बढ़ गया, और आतंक अधिक बढ़ जाने की वजह से वहाँ पे क्या है, खेतों को नुकसान हो रहा था। तो उससे छुटकारा पाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट बोर्ड जो है वो बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट को कहता है कि नहीं, इस पर्टिकुलर जो नील गाय है जो कि शेड्यूल 2 का ऑर्गेनिज्म है या वाइल्ड लाइफ है, एनिमल है, उसको कुछ रिस्ट्रिक्टेड टाइम के लिए आप वर्मिन कैटेगरी में डाल दीजिए, जिससे कि हम उस दौरान उसको या तो वहां से हटा दें या उसको मार दें, जिससे कि जो ह्यूमन बीइंग को कोई फर्दर नुकसान न हो। तो ऐसे सोच लीजिए कि पिछले साल 31 जिलों में बिहार में इस नील गाय को वर्मिन डिक्लेयर किया गया था कुछ महीनों के लिए। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में वर्मिन डिक्लेयर किया गया था 1 महीने के लिए। तो ये चीजें हम देख रहे हैं। इस तरीके से एक दूसरा केस है रिसस मंकी का, जो कि शेड्यूल 2 का एनिमल है, और जो हिमाचल प्रदेश है उसमें इन बंदरों का बहुत अधिक आतंक है। और ऐसी कंडीशन में हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि 6 महीनों के लिए जो रिसस मंकी हैं, जो कि ह्यूमन बीइंग से सबसे अधिक मिलते जुलते हैं, उनको वर्मिन डिक्लेयर कर दिया जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको वर्मिन डिक्लेयर किया एक शर्त पे कि कोशिश करिएगा कि आप इन्हें मारिए नहीं, उनको पकड़ करके आप उनकी जो लोकेशन है उसको चेंज करिए। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में अगर हमला होता है तो ऐसी कंडीशन में आप उसे मार सकते हैं। तो ये 1-2 केसेस हमको देखने को मिल रहा है। बिहार में एक वाइल्ड बोर का जो जंगली सुअर है उसका भी एक केस है। बिहार गवर्नमेंट ने अपील की और बिहार में कुछ जिलों में इनको भी वर्मिन डिक्लेयर किया गया, और वहां पे इनको कुछ उनकी पॉपुलेशन को कम किया गया। और वाइल्ड बोर के केस में केरला गवर्नमेंट को लेकिन इस तरह की कोई रिलीफ नहीं मिली। कारण ये कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ये मानती है कि जो वाइल्ड बोर है उसको साउथ में लोग खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और ऐसा ना हो कि केरला में फसल नुकसान करने के नाम पर लोग इनको मार करके खाना स्टार्ट करते हैं। तो आज की डेट में जो है राजस्थान में और केरला में वाइल्ड बोर को मारने के लिए वर्मिन उसको डिक्लेयर नहीं किया गया। लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी आ जाती है कि ह्यूमन बीइंग जो है डायरेक्टली अटैक्ड हो जाते हैं ऐसे एनिमल से। और कुछ मामलों में आप जो जानते हैं, जैसे कहते हैं आदमखोर शेर है, आदमखोर भेड़िया है, आदमखोर बाघ है, तो क्या करते हैं, ऐसे जीवों को मारने की परमिशन दी जाती है मजबूरी में। इसी तरीके से केरला में उन लॉसेस को कम करने के लिए कुछ वाइल्ड बोर को खत्म किया गया, लेकिन वह सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया था। वो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत, मैंने कहा ना कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है वो अपॉइंट करते हैं, और यह डिसीजन वह लेता है अपनी प्रेजेंस में, अपनी देखरेख में, कि इस एनिमल को हमें मारना है या नहीं मारना है, कितना थ्रेट वो कॉज कर रहा है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं जो चीफ लाइफ वार्डन जो है वो परमिशन दे सकता है सेक्शन 11 के अंतर्गत, अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972।
इसी तरीके का एक केस केरला में बोनेट मैकैक जो बंदर है उसको लेकर के है, और ये बहुत अधिक नुकसान कर रहे हैं। और रूल ये कहता है कि कुछ भी हो, अगर वो आदमखोर नहीं है तो शेड्यूल 1 के जो एनिमल्स हैं उनको वर्मिन डिक्लेयर नहीं किया जा सकता किसी हालत में। तो इस वजह से इसको नहीं वर्मिन डिक्लेयर किया गया। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर जो मैकैक या बंदर है वह किसमें है? शेड्यूल 1 का एनिमल है। इस तरीके से कुछ फ्रूट बैट्स हैं जो कि किसानों को बहुत अधिक परेशान करते हैं, उनको मारने के लिए वर्मिन डिक्लेयर कर दिया जाता है। और शहरी क्षेत्रों में आप देखेंगे जो कौवे हैं या जो मैना है, ये माना जा रहा है कि वो कुछ डिजीज स्प्रेड कर सकते हैं, जो फूड है उनको कंटामिनेट कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कुछ पर्टिकुलर अर्बन एरियाज में ये जो बर्ड्स हैं इनको भी वर्मिन डिक्लेयर किया जाता है और उनको खत्म किया जाता है। शेड्यूल 6 ये प्लांट से रिलेटेड मामला है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 6 में 6 डिफरेंट प्लांट को इनकॉर्पोरेट किया गया है जो कि एंडेमिक प्लांट हैं, इंडेंजर्ड प्लांट है, और अगर इनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो नियर फ्यूचर में दे में एक्सटिंक्ट, जिसमें कि कुछ प्लांट तो मुझे लगता है कि बॉटनी वालों की स्पॉटिंग में भी रखा जाता है, ठीक है, निपेंथीज वगैरह रखे जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि साइकस की स्पीसीज है, साइकस बैडोमी, या कुछ ऑर्किड्स हैं जैसे ब्लू ऑर्किड्स हैं, रेड ऑर्किड्स हैं। ये जो फ्लावर्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, मेडिसिनली इंपॉर्टेंट हैं, और इनका इलीगल ट्रेडिंग होता है वर्ल्ड लेवल पे। तो इनको बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, और इस केस में भी इन प्लांट्स को बचाने के लिए भी जो पेनाल्टीज हैं इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ शेड्यूल 2। मतलब शेड्यूल 2 में जिस तरह के पनिशमेंट का प्रावधान है वही प्रावधान इन पौधों को बचाने के लिए भी है, ठीक है। ओके, इस वाइल्ड लाइफ में कुछ अमेंडमेंट किए गए थे 2022 में। वो इसलिए किए गए थे क्योंकि ग्लोबल लेवल पे कुछ प्रेशर था और इस एक्ट को अधिक स्ट्रेंथन किया जा सके, और साथ ही साथ हम अगर पूरी तरीके से अगर ओके ठीक है कोई बात नहीं, मैं 10 मिनट और लूंगा। आई थिंक ऑल ऑफ यू वुड बी हैप्पी, क्योंकि सर ने आप लोग को 10 बजे से बुलाया था और 10 बजे से आए हुए शुरू होते होते 1:30-2 बज गए। तो ज़्यादा समय नहीं लूंगा। निश्चित तौर पे होता क्या है कि देखिए हम इधर बोलते हैं तो हमें नहीं पता चलता है, लेकिन जब हम उधर बैठे रहते हैं तो हमें कुछ ज़्यादा ही पता चलता है। तो ठीक है, प्लीज़ कोऑपरेट, ज़्यादा हम लंबा नहीं खींचेंगे अभी, इसीलिए मुझे लग रहा है, इसलिए हमने थोड़ा सा स्किप किया, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी है। तो यहाँ पे अगर देखें कि कुछ चेंजेस किए जाते हैं शेड्यूल्स में, और जो नया अमेंडमेंट बिल आता है 2022 में, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको जरा देखा जाए तो पहला ऑब्जेक्टिव्स में साइट्स को इंप्लीमेंट किया जाता है, दैट इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। अभी तक हम लोग बात ये कर रहे थे कि जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज है उसको शेड्यूल 1 में रखा जाए और उसको प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया जाए, बट यहाँ पे मेरी पर्सनल अगर राय है तो ये गलत है। लेकिन गवर्नमेंट अपने हिसाब से देखती है, सब चीज़ों के बावजूद भी अपने डेवलपमेंट और अपनी इकोनॉमी को भी वो देखते हैं। जैसे हमने कहा कुछ प्लांट्स, जैसे वेंडास की बात करें, ब्लू वेंडा या रेड वेंडा है तो इंडेंजर्ड स्पीसीज, बट दीज आर हाईली मेडिसिनली इंपॉर्टेंट स्पीसीज। तो गवर्नमेंट को इससे बहुत अधिक कमाई होती है। तो ये प्रयास किया जा रहा है कि इसको लीगलाइज कर दिया जाए और अपने कंट्रोल में लेकर के इसको देखा जाए। इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ IPL मैचेस के दौरान जो आप लोग खेलते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, जियो, उसमें जो गेम जो चलता रहता है, आप लोग बेटिंग करते हो उसमें कि हम इतना पैसा लगा रहे हो उतना बन जाएगा, ठीक है, हाँ ड्रीम 11, सॉरी, ठीक है, ड्रीम 11। तो है तो क्या वो जुआ, लेकिन जुआ के नाम पे अगर हम देखेंगे तो इलीगल है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको लीगलाइज कर दिया। तो उसकी वजह से लीगलाइज करने से क्या होता है कि एक स्कोप तो खुलता है कि हम कमाई कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश में यह बात किसी से नहीं छुपी है कि सपोज करिए अगर कोई बिजनेसमैन है, अगर वो लाइसेंस लेता है तो बताता है कि हमारे स्टोर की कैपेसिटी 1 लाख होगी, बट रियलिटी में कम से कम 10 लाख का सामान वो अपने पास रखता है। तो लीगलाइज तो करेंगे हम,
लेकिन लीगलाइज करने के बाद हम इसको कितना कंट्रोल कर पाएंगे अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। और प्रोटेक्शन के लिए हमको एक्सेस जो रिजर्व्स हैं उसको भी बनाने की जरूरत पड़ी और उस पर काफ़ी काम किया गया है। और यही वजह है कि 1973 में टाइगर रिजर्व आया, 91 में एलिफेंट रिजर्व की बात करते हैं। अनफॉर्चुनेटली लायन के केस में ये मामला बड़ा गड़बड़ रहा, बहुत प्रयास किया गया, लेकिन आज भी केवल एक ही रिजर्व है, वो गिर फॉरेस्ट में। बाकी एशियाटिक लायन और इंडिया में या पूरी दुनिया में और कहीं नहीं पाए जा रहे हैं, तो उसको भी हमको करना होगा। थोड़ी सी बात केवल इन शेड्यूल्स पे करते हैं, बात खत्म करेंगे। शेड्यूल 1, यहाँ पे पनिशमेंट में कोई चेंज नहीं है, लेकिन जो वहां पे शेड्यूल 1 था और शेड्यूल 2 का पार्ट जो 2 हुआ करते थे, उन सभी को और कुछ पार्ट जो है 1 के, उन सभी एनिमल्स को शिफ्ट कर दिया जाता है शेड्यूल 1 की कैटेगरी में। बाकी और कोई चेंज नहीं होता। शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 जहां पे थोड़ा लाइटर पनिशमेंट था, उन सभी एनिमल्स को शिफ्ट किया जाता है शेड्यूल 2 के अंतर्गत। शेड्यूल 3 में जो 6 प्लांट हम वहां पे देख रहे थे, उन 6 प्लांट को तो यहां शिफ्ट किया जाता है। अलॉन्ग विद दैट आप देखेंगे कि उन पौधों की संख्या आज की डेट में जो 19 स्पीसीज की कर दी गई है, मतलब 13 प्लांट अधिक बढ़ गए हैं, और जिसमें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है, जिसमें कि जटामासी भी आता है, सबगंधा भी आता है। इस तरह के जो पौधे हैं जिसमें कि इलीगल ट्रेडिंग आज की डेट में एक्सट्रीम पे है, ठीक है, लोग उसी से पैसा कमा रहे हैं। इसके अलावा जो शेड्यूल 4 है, इसमें साइट्स कैटेगरी आई, मतलब ऐसे सभी इंडेंजर्ड स्पीसीज जिसकी ट्रेडिंग को लीगलाइज्ड कर दिया जाता है गवर्नमेंट की देख रेख में, जो कि साइट्स के अंतर्गत आ रही हैं। और एक कैटेगरी जो थी वर्मिन, उस वर्मिन कैटेगरी को यहां से एलिमिनेट कर दिया जाता है। अब कोई अथॉरिटी ऐसी नहीं है जो कि यह पहले से डिक्लेयर कर दे कि दीज ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स कैन बी किल्ड एनी टाइम। नो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है अभी भी एग्जिस्ट करता है। अब वही डिसीजन लेगा कि किस समय किसी पर्टिकुलर स्पीसीज को हमको खत्म करना है, और वो प्रॉपर रीजन देगा, उसकी रिकॉर्डिंग तक होती है। अगर आपने ध्यान दिया होगा, जब किसी एनिमल को पकड़ने के लिए रेस्क्यू टीम जाती है तो उसकी पूरी रिकॉर्डिंग करती है, कि ऐसा ना हो कि आपने अगर मार दिया है तो कैसे मार दिया, वो कंडीशंस दिखनी चाहिए, ठीक है। तो साइट्स जो है हमारे यहाँ दुनिया में जब चीज़ें हो जाती हैं तो उसको देख करके यहाँ पे डेवलप किया गया। और यहाँ पे जो देखें, जो प्लांट स्पीसीज हैं या एनिमल स्पीसीज हैं, उनके जो मार्केटिंग की अगर बात करें तो उसमें बहुत सारी कंट्रीज धीरे धीरे आगे आई हैं, और आज की डेट में जो है 185 कंट्रीज यहाँ पे देखने को हमको मिल रही है, ठीक है। और ये सभी जो एनिमल्स हैं उनकी लिस्टिंग IUCN में होनी जरूरी है। ऐसा नहीं कि उनमें बिना लिस्टिंग के आप किसी को भी मार दें, ठीक है। सो ज़्यादातर चीज़ें हम देख रहे हैं यहाँ पे हो चुकी हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि उसमें साइट्स में जो 3 अपेंडिक्स हैं उसकी अपनी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ पे जो 3 अपेंडिक्स हैं, अपेंडिक्स 1, उसमें जो स्पीसीज हैं उनका जो एक्सटिंक्शन का जो रिस्क है वो सबसे अधिक होता है। जो 2 है उसमें मॉडरेट है, और जो 3 है उसमें सबसे कम होता है। तो सबसे अधिक मार्केटिंग जो है उससे आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्रायर परमिशन जो है गवर्नमेंट की लेनी होगी। ट्रेड जो है शेड्यूल 1 में बिल्कुल नहीं है, या कह सकते हैं अपेंडिक्स में बिल्कुल नहीं के बराबर है, कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस को छोड़ करके। जैसे कोई एनिमल है, उसका कोई पार्ट है या उसका कोई ब्लड है, वो कोई बहुत ही सीवियर डिजीजेस में अगर काम आ रहा है तो इन दिस कंडीशन हम उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। सो परमिट्स की अगर हम बात करें, जो अपेंडिक्स 1 है उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों काम के लिए हमको परमिशन की जरूरत पड़ती है। जैसे हमें एक एग्जांपल देते हैं, कुछ समय पहले जो हमारे यहाँ 8 चीते लाए गए थे, जो कि शेड्यूल 1 का ऑर्गेनिज्म है। अगर साइट्स नहीं होता तो हम अफ्रीका से कभी ये 8 चीते यहाँ पे नहीं ला सकते थे। और अच्छी खबर ये है कि आज की डेट में, मैं लास्ट ये जब बना रहा था परसों नरसों, तो उसमें मैंने इसको मेंशन किया, मार्च 2026 का डेटा है कि जो चीते हैं उनकी संख्या 8 से लेकर के 53 यहाँ पे हो चुकी है, ठीक। सो नेक्स्ट सेक्शन पे हम नहीं जाएंगे। एक
चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट को लेकर के थोड़ी सी एक स्टेटमेंट मैं जरूर देना चाहूंगा कि हम इन चीजों की हम बात अगर कर रहे हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट में 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज या जो ऑर्गेनिज्म है उनकी सिक्योरिटी, उनका कंजर्वेशन, ये सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा चीज जो है, अगर हम कोई काम कर रहे हैं, कोई ट्रेड कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें उस टेक्नोलॉजी का या उस ट्रेडिशनल नॉलेज का पूरा वेटेज देना होगा। हम इस लेक्चर को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए इसके दौरान अगर देखें कोई भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हम अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें जो NBA है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, या स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, इन दोनों की परमिशन हमको लेनी होती है। क्यों? क्योंकि अगर हम इनकी परमिशन नहीं ले रहे हैं तो उस नॉलेज का गलत इस्तेमाल किया जाता है, और यही वजह है कि इनकी बिना परमिशन से कुछ इलीगल पेटेंट्स जो फॉरेन कंट्रीज हैं उन्होंने किए थे, जिसपे कुछ एग्जांपल्स आपको बस मैं दे देता हूं। जैसे कि चावल के मामले में बासमती राइस का आप जिक्र करते हैं, इस तरीके से आप नीम का जिक्र करते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि इंटरनेशनल पेटेंट हुए हैं, भारत के हैं, लेकिन हम अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। कारण क्या है? अगर हम इसको देखें बस थोड़ा सा, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। ये कुछ केसेस हैं जिसमें जिंजर भी है, करेला वगैरह सब कुछ है, अश्वगंधा है, ये सब प्लांट हैं। अब जरा सा लिस्ट कर लो, हम आपको बस केवल बताना चाह रहे हैं, खत्म करेंगे बात को। ये मेडिसिनल प्लांट की लिस्ट है जो कि बायोपायरेसी के मामले में। बायोपायरेसी का मतलब क्या है? हमारा जो रिसोर्स है, बायोलॉजिकल रिसोर्स है, उसका इलीगली कोई यूटिलाइज करे या उसके ऊपर अपना अधिकार कर ले। क्योंकि जब CBD आया था, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो उसने यह साफ साफ बता दिया था कि किसी भी देश का जो बायोलॉजिकल रिसोर्स है वह उसका सॉवरेन राइट है। अगर वह उसकी एंडेमिक स्पीसीज है या केवल वहीं पाई जा रही है तो उसके ऊपर केवल उसी देश का अधिकार होगा। जैसे बासमती चावल की बात करें, हल्दी की बात करते हैं, नीम की बात करते हैं, ये सब चीजें। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको दूसरे कंट्रीज ने पेटेंट कराया, उनकी अभी लिस्ट है, केवल दिखा रहा हूं। मेडिसिनल प्लांट का मामला है, देखिए कुछ स्पाइसेस हैं, इनके मामले हैं, नाम आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स भी हैं जिसमें आम तक है, आम है, केला है, ऐसे भी है, नारियल तक है। अब जरा समझिए कि इंडिया इज सेंटर ऑफ मेगा बायोडाइवर्सिटी, और हम केवल उन पौधों के बारे में बात करें जिनको हम जान रहे हैं, और जानने के बाद हम बता रहे हैं कि नहीं 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 भाई, विदेशों ने इसके ऊपर पेटेंट कर लिया है तो हमारा सोवरेन राइट था, तो हम तो उनको जान रहे हैं ना, तब तो क्लेम कर पा रहे हैं। और इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी में, अभी सर से बात हो रही थी सुबह कि टेक्सोनमी को जानने वाले लोग खत्म हो गए। आज की डेट में हम अपने बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को जान ही नहीं रहे हैं। अगर कोई दूसरा देश अगर उसके ऊपर अपना दावा ठोकता है तो हम क्लेम कैसे करेंगे कि हमारी मतलब प्रॉपर्टी है? तो इस चीज का हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए, और यही वजह है कि सरकार बहुत सारी चीजों के बारे में प्रयास भी कर रही है। मैं इस पूरे महाविद्यालय परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर पर मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया। निश्चित ही ये मेरे लिए अत्यंत ही सम्मान एवं गौरव की बात है। मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सरल ढंग से बायोडाइवर्सिटी के महत्व को बताया और सारी चीज़ों को बताया। तो अब इस कार्यक्रम जो है अपने अंतिम चरण पर है, और इसमें हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं हमारे जो सबसे पहले जो हमारे चीफ गेस्ट हैं आज के, जो रिसोर्स पर्सन हैं हमारे डॉक्टर अशोक कुमार सर का, कि आप आए और कमला नेहरू संस्थान के जो हमारे बच्चे हैं आप इनसे मुखातिब हुए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इन लोगों से शेयर की। तो आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं
यहाँ के संस्थान के जो प्राचार्य जी हैं उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम को कराने का जो है जिम्मेदारी दी। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ हमारी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैडम हैं प्रोफेसर मीनाक्षी